हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आप लोग कैसे हैं? आज हम चलेंगे नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का, कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान रहा है, उनकी रचनाओं का। सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवाद सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। बच्चों, ये कई बार आपके प्रश्न उत्तर में आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं और उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है, उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जैसे आसपास के वातावरण में हम लोग रहते हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। हम जैसे पले बड़े होते हैं, उसकी झलक हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद में के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सीधे सरल भाषा में और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। लोक प्रचलित शब्दों का मतलब क्या होता है बेटा? जो शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं या जो हमारे लोकल डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी आम जिस वातावरण में रहते हैं उस बोली के कुछ शब्द हम उस भाषा में ले आते हैं अपनी, तो उसको बोलते हैं कि लोक प्रचलित शब्द। अब देखिए, जो चैप्टर है उसके बारे में पहले भूमिका बताई है लेखक ने, कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। आइए अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर। दो बैलों की कथा। वर्ड बाय वर्ड हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। जिस शब्द का मीनिंग कठिन होगा, आपको नहीं पता होगा, वो हम साथ साथ बताते चलेंगे, तो इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे रखी है? सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब होता है सहन शक्ति। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा ना सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। देखिए बच्चों, यहाँ गधा, गधा के माध्यम से किसको बताया गया है? गरीब मनुष्य को। जो मनुष्य सदियों से गरीब रहा है, दबा कुचला रहा है, गधे की संज्ञा दी गई है उस मनुष्य को, कि गधा इतना बेवकूफ होता है, उसको
कितना ही काम उससे आप कराते रहो, उसको यही नहीं पता कि उसने कितना काम कर दिया कितना नहीं कर दिया। उसके सामने आप गली सड़ी घास जैसी डाल दो, गरीब आदमी को आप रूखी सूखी जैसी भी रोटी दे दो वो खा ही लेगा। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब एक सीमा, सहन शक्ति की एक सीमा को भी पार कर गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित, शायद ही, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा के बारे में बेटा आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी ने और वहां के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, और नेल्सन मंडेला को इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, शांति पुरस्कार भी मिला कि उन्होंने रंग भेद की नीतियों के खिलाफ अफ्रीका में बहुत बहुत दिन कार्य किया है। और गांधी जी ने भी उसका पूरा सहयोग किया था वहां पर। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य कर दिया। अमेरिका और जापान का युद्ध आपको पता है बच्चों। जापान ने जब हराया था, अमेरिका ने नाराज होकर बम डाला था फिर जापान के ऊपर। परमाणु बम का प्रयोग 1945 में किया था। तो ये उसने अपने क्षुब्ध होकर किया था। बेटा जब तक हम अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का, अत्याचार का खुलकर मुकाबला नहीं करते या हम सहन करते रहते हैं गलत चीजों को, तो हमें बेवकूफ समझा जाता है, हम सभ्य की गणना में नहीं आते। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। किसान का दोस्त है बेटा बैल, हल चलाता है किसान उससे। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया मतलब गाय का बच्चा। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। बेटा बैल देखो खेतों में काम करता है, लेकिन बैल जब गुस्से में आ जाता है तो वो सामने वाले को उठा पटक करके मार भी देता है, इसलिए उसको गधे से नीचे समझा है। कवि ने, जो लेखक ने, उन्होंने कहा है यहाँ पे, मतलब गरीब। यहाँ बैल किसका प्रतीक है बेटा? किसान का प्रतीक है कि किसान खेतों में हल चलाता है, फसल उपजाता है, लेकिन जब विद्रोह करने पे आता है तो वो विद्रोह भी कर देता है। झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, डील मतलब कद काठी में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। देखो बच्चों, जानवरों की भाषा नहीं होती बेटा, जानवर हम लोगों की तरह नहीं बोल सकते, लेकिन उनके जो हाव भाव होते हैं, उनके जो क्रियाएं होती हैं, उसी के माध्यम से ही वो अपना प्रेम, गुस्सा या आत्मीयता दर्शाते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे कुछ दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद क्या होती है? जो खोर हम बोलते हैं आप बोलचाल की भाषा में, जिसमें पशुओं के लिए चारा डाला जाता है। तो चारा डालने के बाद साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। ये देखिए पशुओं की दोस्ती की मिसाल। यहाँ दोस्ती कैसे होती है वो आपको समझाई गई है बैलों के माध्यम से।
संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचा करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम और ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर हमने खा लिया, फिर तुमने इस जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया। मतलब जब उसका मन भर गया तो उसने किसी और को अपने बैलों को बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। चारा नहीं खाया बेटा उन्होंने, क्योंकि वो नाराज थे। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नए गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। मतलब पगहे, मतलब जो रस्सी से उन्होंने बांध रखा था वो रस्सी उन्होंने तोड़ दी और चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब विद्रोह भी है, गुस्सा भी है और प्यार है। भैया मालिक है, मालिक के पास आ गए, लेकिन गुस्सा इसलिए कि मालिक ने किसी और को उन्हें बेच दिया था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर महत्वपूर्ण भी थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ।